हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप कुछ इस तरह का होता है। ये x बराबर 0, ये पोटेंशियल की वैल्यू है, ये पोटेंशियल V0। तो Vx का मान 0 होगा व्हेन x लेस देन 0 है, यानी हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। और Vx का मान V0 के बराबर होगा जब x ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा, यानी हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट रीज़न है और ये सेकंड रीज़न है। फर्स्ट रीज़न के अंदर वेव फंक्शन हम साई फर्स्ट के बराबर मान लेते हैं और सेकंड रीज़न में जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू साई सेकंड के बराबर मान लेते हैं। अब इस पोटेंशियल स्टेप वाले केस में जब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम दो केस डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, जब E का मान यानी आने वाले पार्टिकल की एनर्जी का मान V0 से ज़्यादा है, इसको बोलते हैं क्लासिकल केस, यानी पार्टिकल की एनर्जी जो है वो V0 से ज़्यादा है। तो अब इस पार्ट में दो रीज़न है। पहला रीज़न साई फर्स्ट वाला जिसके अंदर x लेस देन 0 के बराबर है। तो इस केस के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी? d² साई 1 अपॉन dx² प्लस k1 साई 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे k1 का मान किसके बराबर होगा? k1 इज इक्वल टू 2me/h² का अंडर रूट। अब साई 1 का सलूशन लें इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो आएगा a e की पावर आयोटा k1x प्लस b e की पावर माइनस आयोटा k1x। ये इंसिडेंटेड वेव को शो कर रही है जो प्लस x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, और ये वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टेड पार्ट को शो कर रहा है जो बाउंड्री x बराबर 0 से रिफ्लेक्ट होगा, यानी ये माइनस x डायरेक्शन के अंदर मूव करने वाले वेव की इक्वेशन है। अब हमें पता है कि वेव जो होती है उसकी कंडीशंस सिंगल वैल्यू कंटिन्यूस होनी चाहिए, वेव की ये प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए जब हम इस इक्वेशन के लिए रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का मान निकालेंगे तो रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का मान होता है j रिफ्लेक्टेड अपॉन j इंसिडेंटेड और इसका मोड। और हमें पता है j रिफ्लेक्टेड का मान h×k1 अपॉन m, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट को शो कर रहा है, तो इसके b के मोड का स्क्वायर अपॉन h×k1 अपॉन m a²। तो ये वैल्यू आ जाएगी b² अपॉन में a² के बराबर। इसी तरह से अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं जब x का मान 0 से ज़्यादा है। तो इसमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगी? d² साई 2 अपॉन dx² प्लस k2 साई 2 इज इक्वल टू 0, वेयर k2 का मान कितना हो जाएगा? 2m/h² e माइनस v0 का अंडर रूट। यहाँ से इसके सोल्यूशन मान लो, साई सेकंड का मान कितना आ जाएगा? साई सेकंड c e की पावर आयोटा k2x प्लस d e की पावर आयोटा माइनस आयोटा k2x। अब ये जो वेव है ये प्लस x डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये वाली वेव
माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो ये ट्रांसमिटेड वेव को शो करेगी और ये रिफ्लेक्टेड वेव को, इट मीन्स ये वेव जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन का बाउंड्री नहीं है, तो वेव रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से इस पार्ट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो साइड 2 की वैल्यू आ जाएगी Ce⁻∗ k2x। तो ये ट्रांसमिटेड वेव को शो करेगी। अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का मान किसके बराबर होता है? ये होता है J ट्रांसमिटेड अपॉन J इंसिडेंटेड, इसका मोड ये आ जाएगा h क्रॉस k2/m c² अपॉन इंसिडेंटेड h क्रॉस k1/m इंटू a²। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी k2/k1 c² अपॉन में a²। तो इस तरह से हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का वैल्यू, तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए तो c²/a² का मान चाहिए ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के लिए हमें b²/a² का मान चाहिए। क्योंकि बाउंड्री पर जो वेव होगी वो x बराबर 0 पर बाउंड्री कंडीशंस लगाएं, तो वेव जो होगी उसकी psi1 का मान psi2 के बराबर होगा, और डेल psi1 का मान x के रिस्पेक्ट में डेल psi2 अपॉन डेल x के इक्वल होगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल क्यों होंगी? क्योंकि जो साई होता है, वेव फंक्शन होता है, वो फाइनाइट, कॉन्टिन्यूस और सिंगल वैल्यूड होता है। तो इन कंडीशंस को पूरा करने के लिए बाउंड्री x बराबर 0 पर psi1 का मान psi2 के बराबर होगा, और डेल psi1/डेल x का मान डेल psi2/डेल x के बराबर होगा। अगर हम ये बाउंड्री कंडीशंस को रखें तो हमारे पास रिलेशन आएगा a + b = c, और डेल psi1/डेल x = डेल psi2/डेल x रखें तो इससे इक्वेशन आएगी k1 a - b = k2c। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम आपस में सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास a को अगर उड़ाएं तो b और c का मान आ जाएगा सॉल्व करने पर। तो b की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर k1 - k2 बटा में k1 + k2 इंटू a के बराबर। इसी तरह से c का मान आएगा 2k1 बटा में k1 + k2 इंटू a के बराबर। तो यहाँ से हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मान निकालें तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मान आ जाएगा k1 - k2 का होल स्क्वायर बटा में k1 + k2 का होल स्क्वायर। अब k1 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आएगा 1 - कैपिटल K अपॉन 1 - 1 प्लस कैपिटल K इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे K किसके बराबर है? कैपिटल K, ये k2 अपॉन k1 के इक्वलेंट है। इसी तरह से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का मान निकालने तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी 4k1 k2 अपॉन k1 + k2 का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4k² अपॉन 1 + k का होल स्क्वायर, जहाँ k का मान किसके बराबर है? k2 अपॉन k1 का ये रेशो है। तो k की वैल्यू किसके बराबर है? k2 अपॉन k1, या 1 - v0/e के अंडर रूट के इक्वलेंट है। अब इसको आर्टिकल को अगर हम डिस्कस करें तो ये पोटेंशियल स्टेप हो गया। x बराबर 0 पर पोटेंशियल का मान v0 के बराबर हो गया। ये इंसिडेंटेड वेव है a e⁻∗k1x। ये रिफ्लेक्टेड वेव है b e⁻∗k1x। इसी तरह से ये ट्रांसमिटेड है c e⁻∗k2x। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इनके मान निकालेंगे, और हमें पता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो r + t = 1 के इक्वलेंट होगा। अगर हम E का मान v0 से बहुत ज़्यादा ले लें, यानी आने वाली पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल स्टेप से बहुत अधिक हो, उस केस में k डैश का मान हम k के बराबर रख सकते हैं, जिसके कारण
रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मान जो होगा वो 0 के टेंस करेगा और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का मान जो होगा वो 1 के बराबर होगा। और इसके ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे हम ले लेते हैं k' के बराबर और यहाँ पे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट लें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है और हायर वैल्यूज़ पर t का मान 1 के बराबर होगा। और E/V0 के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये E/V0, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट t और ये ग्राफ जो होगा वो इस तरह से आएगा। तो ये आर्टिकल था एक पोटेंशियल स्टेप के अंदर क्लासिकल लिमिट में पार्टिकल किस तरह से मूव करता है। इस आर्टिकल को एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये पोटेंशियल स्टेप ले लिया, x बराबर 0 पर पोटेंशियल की वैल्यू V0 के बराबर है। इसको फर्स्ट स्टेज जोन मान लिया, इसको सेकंड जोन मान लिया। क्लासिकल केस हम डिस्कस कर रहे हैं जब E का मान V0 से अधिक है। जब E का मान V0 से कम होता है तो उसको क्वांटम मैकेनिकल केस कहते हैं। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमने अप्लाई की, इसका वेव का सोल्यूशन माना तो एक पार्ट इंसिडेंटेड वेव को, दूसरा पार्ट रिफ्लेक्टेड वेव को शो कर रहा है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मान हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं तो ये मान b² के मोड के बराबर आएगा। इसी तरह से रीजन सेकंड के अंदर टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगाएं तो ये सोल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है तो ये वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये psi2 का मान आ जाएगा। और ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का मान हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पता है क्योंकि जो वेव फंक्शन होता है वो फाइनाइट, कंटिन्यूस और सिंगल वैल्यूड होता है तो x बराबर 0 पर psi1 का मान psi2 के बराबर होगा और del psi1/del x इज इक्वल टू del psi2/del x के इक्वलेंट होगा। सॉल्व करें तो हमारे पास ये दो समीकरणें आ जाएंगी। इन दोनों समीकरणों को हल करके b और c के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। b और c के मान आ गए a की टर्म्स में तो हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ आ गई। इसको ग्राफिकली शो करें तो इस तरह से शो किया जा सकता है और हमें पता है r+t का मान 1 के बराबर होगा। और इनके ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ दिए गए डायग्राम के हिसाब से